हेलो बच्चों, मैं अजय कुमार शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं। बच्चों का काफ़ी प्यार मिला, बच्चों ने काफ़ी कमेंट्स किए, काफ़ी मैसेजेस भी आए मेरे पास नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और बच्चों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आंसर भी मुझे फॉरवर्ड किए, काफ़ी अच्छा लगा ये देख के। तो बच्चों आज हम केमिकल काइनेटिक्स में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम वो न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो मैंने लास्ट टाइम पर आपके लिए छोड़े थे। दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए छोड़े थे कि बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास तक इन्हें करके रखना है। काफी गैप आ गया इन क्लासेस में, आगे मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ कंटिन्यू रह सके। तो काफी सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए, बच्चों ने आंसर्स भी भेजे हैं मुझे, काफी अच्छा लगा। और आंसर सही भी भेजे काफी बच्चों ने, और जो सही नहीं भेज पाए वो देखिए एक बार, हम करेक्ट करते हैं। आपने क्या मिस्टेक्स की वो अभी हम देखेंगे। तो देखिएगा, एक न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए रखा था कि x प्लस 2y चेंज इनटू 0.25c प्लस 2d प्लस e। ठीक है, यहां हमको इस न्यूमेरिकल में, इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि dc अपॉन dt, ठीक है, यानी कि जो c के फॉर्मेशन का रेट है, सी के बनने की जो दर है वो आपको 10 की पावर -1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे यह पूछा है कि डी के फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, यानी कि डी अपॉन dt क्या होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी कि अभिक्रिया की दर क्या होगी। तो आपको डी के बनने की दर और अभिक्रिया की दर दोनों आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में जो सिखाया कि आपको एक इक्वेशन सेट कर लेना है। इक्वेशन किस तरह से सेट करना है बच्चों? इक्वेशन असल में हमें इस तरह से सेट करना है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का वेग, और साथ में जितने भी हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, क्रियाकारक और उत्पाद, इन सबको हमें कोरिलेट कर लेना है कि इनके बीच में संबंध क्या है। ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि स्टोइकियोमेट्री जो कोएफिशिएंट है, इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि जो मोल हैं इनसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा बच्चों एक बार सही से, पहले हम इन्हें कोरिलेट कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होगा। तो देखिएगा R बराबर, यहां मैं लिख सकता हूं, देखिए ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और रिएक्टेंट्स जो है वो डिसअपियर होते हैं, यानी कि विलुप्त होते हैं, कम होते जाते हैं अभिक्रिया में। तो इनके लिए मैं माइनस साइन यूज करूंगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर माइनस, ये भी रिएक्टेंट है, माइनस डी वाई अपॉन डी टी, माइनस डी वाई अपॉन डी टी। देखिए ये दोनों को अगर बराबर करना है तो इसका जो समीकरण मिति गुणांक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उसको यहां पे भाग देना होगा, उससे यहां पे डिवाइड करना होगा, इट मींस बाय 2। ठीक है, इसी तरह से हम प्रोडक्ट्स के लिए करेंगे, dc अपॉन dt। इसके मोल कितने हैं, 0.25, इसलिए 0.25 से हमने क्या किया, डिवाइड किया। यहां पे प्लस साइन यूज कर रहा हूं क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, टाइम के साथ साथ, टाइम के रेफरेंस में बढ़ता जाता है। अभी मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो वही प्लस साइन डी अपॉन 2dt, और ई जो प्रोडक्ट है इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस डी ई अपॉन डी। तो ये हमने एक रिलेशन सेट कर लिया है। अब हमें इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर दी गई है तो हम बाकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट हमें क्वेश्चन में दिया गया है dc अपॉन dt 10 की पावर -1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि dc अपॉन dt दिया गया है, ना कि dc अपॉन 0.25 dt दिया गया है। तो हमें वैल्यू जो है dc अपॉन dt की है, और हमें निकालने के लिए क्या कहा गया है, dd अपॉन dt। तो देखिएगा मुझे इन दोनों में रिलेशन चाहिए, ठीक है, ताकि मैं dd अपॉन dt को फाइंड आउट कर सकूं। तो यह निकालने के लिए मैंने इन्हें अलग से लिखा, dc अपॉन
0.25 dt इज इक्वल टू dd अपॉन 2dt। एक्चुअल में हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्या निकालना है, हमें dd अपॉन dt निकालना है। dd अपॉन dt हमें निकालना है। तो ये जो वैल्यू है 2, इसे मैं कहां ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा। क्या होगा 2 अपॉन 0.25 इंटू, यहां पे 2 नीचे 0.25 इंटू डीसी अपॉन dt। क्लियर है बच्चों? अब देखिए डीसी अपॉन dt का वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, गिवन है। तो dd अपॉन dt इज इक्वल टू, जब 2 को 0.25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है 10 की पावर माइनस 1। इट मीन्स dd अपॉन dt हमारे पास कितना आया 8 इंटू 10 की पावर माइनस 1। कभी भी यूनिट लगाना ना भूलें, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, अब साइन प्लस माइनस साइन न्यूमेरिकल में आप यूज कीजिए मत कीजिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पे माइनस और प्लस साइन का मतलब केवल सांद्रता में कमी और वृद्धि, यानी कि डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट को दिखाता है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो dd अपॉन dt हमारे पास कितना आया 8 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। अभी हमें क्या भी निकालना है, r भी निकालना है। तो देखिए बच्चों, अब r को आप किससे, या तो dc अपॉन dt आपके पास है, ये रहा, या आपके पास क्या है dd अपॉन dt है, ये रहा। इनमें से कोई भी एक वैल्यू क्या कीजिए, इसके साथ r के साथ कोरिलेट कीजिए और r को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने r को dd अपॉन 2dt के साथ क्या किया, कोरिलेट किया, तो r इज इक्वल टू dd अपॉन 2dt। ठीक है बच्चों, अब देखिए dd अपॉन 2dt आपको क्या दिया गया है, सॉरी dd अपॉन dt आपको क्या दिया गया है, 2dt की वैल्यू नहीं है आपके पास, केवल किसकी है dd अपॉन dt की वैल्यू है। तो r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 1। ठीक है, अब यहां हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ गया है, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया है। क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जिन भी बच्चों के आंसर 8 इंटू 10 की पावर माइनस 1 आया है और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आंसर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1 आया है, उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, एक रिएक्शन आपको दिया गया था 2N25 चेंज इनटू 4NO2 प्लस O2। यह आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब आपको इसमें कहा गया था कि जो NO2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन 4 सेकेंड में बढ़कर के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स, या मैं कहूं मोल पर लीटर हो जाता है। यानी कि 4 सेकेंड में कितना चेंजेस आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन में, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि आपको NO2 के फॉर्मेशन का रेट बताना है। इट मींस dNO2 अपॉन dt आपको बताना था। सेकंड आपको बताना था O2 की फॉर्मेशन का रेट, इट मींस प्लस dO2 अपॉन dt आपको बताना था। अगर हम बात करें आगे तो हमें N25 के डिसअपियर होने का रेट बताना था, इट मींस माइनस dN25 अपॉन dt बताना था। और इसके अलावा हमें अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को भी क्या करना था, डिसाइड करना था। ठीक है, अब देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है,
वही कोरिलेशन सेट करना है। इनके बीच में आखिर में संबंध क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, इसके डिसअपियर में और इन दोनों की फॉर्मेशन में। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, R इज इक्वल टू, ये डिसअपियर हो रहा है इसलिए माइनस साइन लिखा, D N25 अपॉन 2dt, ठीक है, इज इक्वल टू D NO2 अपॉन 4dt। इसमें प्लस साइन यूज करेंगे और यहां प्लस DO2 अपॉन dt। तो ये क्या हुआ, एक रिलेशन सेट हुआ, किस किस में, इन सभी में ये एक रिलेशन सेट हो गया है। तो देखिएगा बच्चों, सामने देखिएगा, DN25 अपॉन 2dt, DNO2 अपॉन 4dt और DO2 अपॉन dt, ये इन चारों में एक रिलेशन हमने बना लिया है। अब हमें ये दिया गया है कि 4 सेकंड में NO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना बढ़ जाता है, ठीक है। इट मीन्स हमें क्या दे दिया, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज भी दे दिया है और टाइम भी दे दिया है, किस टाइम में वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो देखिए बच्चों, DNO2 अपॉन dt, ठीक है, DNO2 अपॉन dt, क्या ये चेंज दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? यस, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर, ओके, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये हमें दिया गया है। dt यानी कि टाइम, किस टाइम पीरियड में ये चेंजेस हुआ है, तो ये हमें दिया गया है 4 सेकेंड। तो ये 4 सेकेंड हमें दिया गया है, ये मोल लीटर इनवर्स में दिया गया है। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, या मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है, क्लियर है। हमारे पास क्या आ गया है, DNO2 अपॉन dt आ गया है, यानी कि इसके जो फॉर्मेशन का रेट है वो आ गया है। अभी हमें और क्या निकालना है, DO2 अपॉन dt, कि इसके फॉर्मेशन का रेट, O2 के फॉर्मेशन का रेट निकालना है। तो देखिएगा, ये आपका A जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। B के लिए अगर हम बात करें तो हमें कोरिलेट करना होगा किस किस में, DO2 अपॉन dt में और DNO2 अपॉन dt में, बिकॉज DNO2 अपॉन dt हमें गिवन है, ये हमने निकाल लिया है। तो DNO2 अपॉन dt इज इक्वल टू DO2 अपॉन dt, सॉरी, DNO2 अपॉन 4dt इज इक्वल टू DO2 अपॉन dt। देखिए, मुझे क्या निकालना है, DO2 अपॉन dt। अब मुझे DNO2 अपॉन dt की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, DO2 अपॉन dt हमारे पास निकल के आ जाएगा। और कितना आएगा DO2 अपॉन dt बच्चों, 4 से 4 कैंसिल हुआ, इट मीन्स 10 की पावर माइनस 3। यूनिट क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व हुआ जो DO2 अपॉन dt आपसे पूछा था। इसी एक क्वेश्चन में मैंने जितनी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में वो सब डाली हैं, ताकि एक न्यूमेरिकल से आपको सब कुछ समझ में आ सके। डिसअपियर के लिए भी प्रॉब्लम है, फॉर्मेशन के लिए भी प्रॉब्लम डाली है और रेट भी पूछा है रिएक्शन का, ठीक है। अभी देखिएगा, आगे बढ़ते हैं इसकी थर्ड प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, DNO2 अपॉन dt। तो देखो, DN25 अपॉन dt, DN25 अपॉन dt, ठीक है। लेकिन जब इससे कोरिलेट करेंगे, चाहे DO2 अपॉन dt से कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा 2, और यहां क्या लिखूंगा मैं, DO2 अपॉन dt। DO2 अपॉन dt से मैंने कोरिलेट किया, इजी रहेगा क्योंकि सीधा आपको क्या लिखना है, 10 की पावर माइनस 3। तो यहां आपके पास आएगा DN25
अपॉन डी टी, ठीक है, ये डिसअपियर होने का रेट है। ये 2 को मैं इधर ले गया तो 2 इंटू 10 की पावर -3, इसका वैल्यू कहां से पुट किया, यहां से 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। अब लास्ट बात करते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन का, इट मींस आर का। आर को आप सबसे इजी क्या रहेगा आपको, आपके लिए आर को सीधा DO2 अपॉन dt से कोरिलेट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसमें कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, सीधा लिखिए आप R बराबर DO2 अपॉन dt इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व कर ली है। तो बच्चों यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और फिर भी अगर इस तरह कहीं भी कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में, या जो भी बच्चे डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट में हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और उसका नाम है वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। तो देखिएगा, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। देखिए अगर हिंदी में बात करें तो इसके ही कुछ नाम और हैं, जैसे इसे ही हम दर नियतांक भी कह सकते हैं, क्योंकि वेग को दर भी कह सकते हैं, इसलिए दर नियतांक, दर स्थिरांक, वेग गुणांक, रेट कॉफिशिएंट, और एक नाम और है विशिष्ट अभिक्रिया वेग, ठीक है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं लिख रहा हूं इसके नाम हिंदी में, जो भी और हो सकते हैं, दर नियतांक या फिर दर स्थिरांक, वेग गुणांक, रेट कॉफिशिएंट, या फिर विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसके नाम हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है कि इसके और नाम बताइए, तो बात करते हैं कि वेग स्थिरांक है क्या। तो एक जनरल रिएक्शन पर बात करते हैं ताकि हम समझ सके, रटना नहीं पड़े, और रटना मना है, आपको कंसेप्चुअल चीजें हैं समझनी है। तो देखिएगा, एक जनरल रिएक्शन के लिए बात करते हैं। माना कि कोई रिएक्शन है जो हो रही है XA प्लस YB चेंज इनटू प्रोडक्ट, चेंज इनटू प्रोडक्ट, यानी कि XA YB से रिएक्शन करता है और उत्पाद में बदल जाता है। तो देखिए कि इस अभिक्रिया के लिए अगर मैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से सोचूं, मास एक्शन लॉ अगर इस पर अप्लाई करूं, तो मैं इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखूंगा, R इज इक्वल टू, सॉरी R इज प्रोपोर्शनल टू, इक्वल बाद में देखेंगे, पहले प्रोपोर्शनल लिख रहा हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और यहां क्या B। जब भी हम ये लिखते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, तो जो आगे मोल होते हैं या रस समीकरण मिति गुणांक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उन्हें हम पावर में लिखते हैं। तो इसकी पावर में x और b के पावर में क्या y। तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके क्रियाकारकों की सांद्रता के या सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। यानी कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उनके मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। ये मैंने लिखा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट A एंड रिएक्टेंट B। जो आगे मोल है या जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उन्हें हम किसमें लिखेंगे, पावर में लिखेंगे। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहां से मैं अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूं तो यहां मैं क्या लगाऊंगा, एक कांस्टेंट, यानी कि R बराबर K, एक की पावर में x और b की पावर में क्या होगा बच्चों, y। a की पावर में x और b की पावर में y। अब देखिए ये हमारे पास जो एक इक्वेशन आया है इसे हम कहते हैं, ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है इसे हम कहेंगे वेग समीकरण। वेग समीकरण
यानी कि रेट इक्वेशन, या फिर वेग नियम, इसे अभी आगे और डिस्कस करेंगे एक बार। वेग नियम यानी कि रेट लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आया है ये है वेग समीकरण या वेग नियम। कैसे निकाला हमने? एक जनरल रिएक्शन लिया, उसके लिए द्रव्यानुपाती क्रिया नियम अप्लाई किया, और फिर जो प्रोपोर्शनल साइन था उसकी जगह हमने कांस्टेंट लिखा, और क्या आ गया हमारे पास? वेग समीकरण या वेग नियम आ गया। अभी ये जो वेग नियम है, इसमें जो k है, यही क्या है? वेग स्थिरांक। ये जो स्थिरांक है k, यानी कि जो कांस्टेंट है k, यही क्या है? रेट कांस्टेंट है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, इसकी डेफिनेशन बोलना चाहूं, तो वो भी रटनी नहीं है। देखिए मैं क्या करता हूं कि यदि मान लीजिए, यदि इस इक्वेशन में यानी कि वेग समीकरण में मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता दोनों को क्या मान लेता हूं बच्चों? एक मान लेता हूं। ठीक है, तो देखिए एक की पावर में x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ऑल ओवर क्या आएगा? एक ही आएगा। ठीक है, और b की पावर में y यानी कि एक की पावर में कोई भी वैल्यू हो तब भी क्या आएगा? एक ही आएगा, 1 ही आएगा। अब r बराबर क्या हो गया? अगर इन दोनों को मैंने कितना मान लिया है? 1, तो r बराबर क्या हो गया? कि r बराबर क्या हो गया? कि तो यहां से आप डेफिनेशन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे डेफिनेशन? कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक होता है। अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक होता है यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणुओं की सांद्रता क्या हो? इकाई हो। इट मीन्स पार्टिसिपेंट जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या ले लूं? 1 मोल पर लीटर ले लूं सबकी, तो जो अभिक्रिया का वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वही क्या होगा? रेट कांस्टेंट होगा। ठीक है, अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक होगा। क्लियर है? रटना नहीं है। अब देखिए मैं अगर बात करूं कि ये जो वेग स्थिरांक है, ये जो वेग स्थिरांक है, ये किस किस पर डिपेंड करता है, यानी कि k का मान किस पर निर्भर है? तो आपको ध्यान रखना है, एक ताप, टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि k का जो वैल्यू है वो एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और दूसरा डिपेंड करेगा क्रियाकारक की प्रकृति पर। इट मीन्स नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। इट मीन्स नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इन दो पर डिपेंड करेगा और किस पर डिपेंड नहीं करेगा? तो यहां तो इन दोनों पे तो क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। अब किस पे डिपेंड नहीं करेगा? तो क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट्स है उस पर k का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। कहां कर रहा है? इसको तो हमने क्या मान लिया है? एक यूनिट मान लिया है, मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर मान लिया है, जिससे इसकी वैल्यू पर जो k है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो क्रियाकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा, ताप और क्रियाकारक की प्रकृति पर ये निर्भर करेगा। तो ये बात हुई किसकी? वेग स्थिरांक की। वेग स्थिरांक के बारे में कभी कभी डेफिनेशन पूछ लिया जाता है कि वेग स्थिरांक क्या है? वेग स्थिरांक क्या है? हालांकि न्यूमेरिकल्स इस पर भी बनते हैं, देखेंगे हम किस तरह से बनते हैं। न्यूमेरिकल्स इस तरह से बन सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को अगर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन से, जैसे इस जो इक्वेशन है इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को मैं इतना मल्टीपल कर दूं तो रेट पर क्या इफेक्ट आएगा, और या फिर मैं कहूं वॉल्यूम को इतना कर दूं तो फिर रेट पर क्या इफेक्ट आएगा। तो वो सब हम यहीं से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? वहां पे आपको हो सकता है k का वैल्यू आपको दिया गया हो या संख्या। तो अगर हम बात करें रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये दोनों चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि रेट कांस्टेंट किस किस पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों वेग नियम क्या है। तो देखिएगा जरा, तो
वेग नियम क्या है। अब देखिए वेग नियम क्या है, अभी हम देख चुके थे हालांकि वेग नियम क्या है, लेकिन फिर वापस एक बार देख रहे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वेग नियम में और द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में, इन दोनों में मुझे डिफरेंस बताना है कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग अलग है, डिफरेंट है। तो वेग नियम क्या है, देखिए वापस से मैं जनरल रिएक्शन पे बात कर रहा हूं, और जनरल रिएक्शन वही आपकी अपनी XA प्लस YB चेंज इनटू प्रोडक्ट। क्या है जनरल रिएक्शन, XA प्लस YB चेंज इनटू प्रोडक्ट, यही है। अब अगर मैं बात करूं कि इसके लिए मुझे द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से लिखना हो, तो अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से क्या लिखना होगा मुझे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या X और B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या बच्चों Y। क्लियर है। अभी यहां से मैं अगर ये जो प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाता हूं तो क्या लिखूंगा, रेट कांस्टेंट, इट मींस K R इज इक्वल टू K A की पावर में X और B की पावर में Y। अभी मैंने बता दिया था आपको थोड़ी देर पहले कि यही क्या है, रेट इक्वेशन है या फिर रेट लॉ है। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग को क्रिया कारकों की सांद्रता, वापस से सुनिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, में अभिक्रिया वेग को, इट मींस R को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग को क्रिया कारकों की सांद्रता, इट मींस A और B की सांद्रता की सांद्रता पदों की घातों के रूप में लिखना ही क्या है, वेग नियम। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग को क्रिया कारकों की सांद्रता की घातों के रूप में लिखना ही क्या है, अभिक्रिया वेग है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे अगर हम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है उनकी पावर्स की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो वही क्या है बच्चों, रेट लॉ है या फिर रेट इक्वेशन है। अब देखिए रेट इक्वेशन के बारे में तीन बातें मैं आपको बता रहा हूं और इंपॉर्टेंट भी हैं। यहां से कंपटीशन पर्पस से कई बार जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि वेग नियम हमें बताता है, उसमें आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए और उसमें से आपसे कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट पूछा या फिर कोई भी स्टेटमेंट देके ये पूछा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें यहीं से निकल के आती हैं। तो देखिएगा कि वेग नियम हमें क्या क्या बताता है। वेग नियम एक बात तो हमें वही बताता है जो कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम बताता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती है, क्रिया, R का मतलब क्रियाकारक, इस ब्रैकेट का मतलब सांद्रता, यानी कि क्रियाकारक की सांद्रता। तो अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती है, क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती। तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के जैसे वेग नियम हमें एक बात तो क्या बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है, पहली बात। दूसरी बात हमें ये क्या बताता है कि ये जो वेग नियम है ये एक प्रायोगिक अवधारणा है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। वेग जो नियम है ये क्या है, प्रायोगिक अवधारणा है, एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। ये नहीं कि आपने रिएक्शन देखी और आपने सीधा ये इक्वेशन लिख दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में उस रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज या कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट पर बेस्ड वैल्यूज दी गई हैं तभी आप रेट इक्वेशन लिख सकते हैं, वरना आप रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते। कैसे, मैं अभी बात करूंगा इस बारे में, और इस बारे में काफी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में। तो प्रायोगिक अवधारणा है और हमेशा जो वेग नियम है ये अभिक्रिया की क्रिया विधि के सबसे धीमे पद से लिखा जाएगा। अभिक्रिया की क्रिया विधि के सबसे धीमे पद से लिखा जाएगा, किसे, वेग नियम को। जैसे कि मैं कहूं कि एक रिएक्शन है, एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 2H2O2 2 मोल है इसके H2O2 के, और ये चेंज हो रहा है 2H2O प्लस O2। ये एक जनरल रिएक्शन हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, एक जनरल रिएक्शन हो गया। अब यदि मैं बात करूं कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा, तो देखिएगा जरा, इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूं मैं कि H2O2 फर्स्ट स्टेप में क्या होता है,
H2O2 ब्रेक होता है इसमें H2O प्लस हाफ O2, यानी कि पहले पद में क्या होगा कि H2O2 टूटेगा H2O और हाफ O2 में टूट जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, दूसरा जो मोल है, दो मोल है H2O2 के, एक मोल पहले ब्रेक हुआ H2O प्लस हाफ O2 में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो दूसरा मोल H2O2 का है वो इस हाफ O2 से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, H2O प्लस O। अब इन दोनों स्टेप में ये जो फर्स्ट स्टेप है बच्चों ये स्लो स्टेप है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फास्ट स्टेप है। ये कैसा स्टेप है, फास्ट स्टेप है। अब जो हम वेग नियम लिखेंगे हमेशा किससे लिखेंगे, धीमे पद से लिखेंगे। यानी कि आप इस अभिक्रिया को देखकर वेग नियम नहीं लिख सकते हैं, आपको इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, और मैकेनिज्म में भी आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप क्या है, फास्ट है। और ये सब किस पर बेस्ड है, प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड है, कि प्रैक्टिकली आपको अगर पता है कि ये रिएक्शन किस तरह से कंडक्ट हो रही है, किस तरह से हो रही है, तभी आप बता सकते हैं कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है, और इसका वेट जो रेट इक्वेशन है वो किस तरह से लिखा जाना है। तो ये स्लो स्टेप है R इज प्रोपोर्शनल टू, किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पर। इट मींस H2O2 की कंसंट्रेशन पर। अब H2O2 के आगे कोई मोल लिखा हुआ है क्या स्लो स्टेप में, कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या, नहीं। इट मींस यहां पर एक है, अगर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, एक, ठीक है। तो इसे मैंने क्या लिखा, एक लिखा, ठीक है। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, R बराबर K H2O2 की पावर में 1। अगर आप सीधा इस रिएक्शन से इसके लिए रेट इक्वेशन लिखते, वेग नियम लिखते, वेग समीकरण लिखते, तो बच्चों आप यहां पावर में कितना लिखते, 2 लिखते, और वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन अगर मैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम की बात करूं तो ये यहीं से लिखा जाएगा, कितना, H2O2 की पावर में 2। क्लियर है बात। लेकिन वेग नियम के लिए बात करूं तो प्रैक्टिकली नॉलेज पे लिखा जाएगा, और किससे लिखा जाएगा, जो मैकेनिज्म है, जो क्रिया विधि है, अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है उसके सबसे धीमे पद से लिखा जाएगा। सबसे धीमे पद में जो क्रियाकारक भाग ले रहा है या उसके जितने मोल्स भाग ले रहे हैं उसके बेसिस पे लिखा जाएगा। यानी कि कुल मिला के मैं थर्ड स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे ए और बी मैंने बताया। थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिख सकता हूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग नियम लिखते समय, रेट इक्वेशन लिखते समय, उस अभिक्रिया के रस समीकरण मिति गुणांकों का कोई योगदान नहीं। ये सब हमें कहां से देखना है, मैकेनिज्म से। तो रस समीकरण मिति गुणांक जो है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है, उनका कोई रोल ही नहीं, उनका कोई रोल ही नहीं। किसको लिखने में, रेट लॉ को लिख ले, ठीक है। लेकिन द्रव्यानुपाती क्रिया नियम अगर हम लिखते हैं तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं ताकि आप थोड़ा ज्यादा बेटर समझ सकें। देखिएगा जरा, सपोज दैट कि एक रिएक्शन हो रहा है H2 प्लस Cl2 चेंज इनटू 2HCl। ये जो रिएक्शन है ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है HU। अब इसके लिए मैं आपको द्रव्यानुपाती क्रिया नियम भी लिख के बता रहा हूं, और इसके लिए मैं आपको रेट लॉ भी लिख के बता रहा हूं। तो देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो रेट लॉ या रेट इक्वेशन, यानी कि वेग नियम लिख रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, R इज इक्वल टू K, ठीक है। मैंने प्रोपोर्शनल साइन नहीं लगाया, डायरेक्टली लिख रहा हूं, कांस्टेंट यूज कर लिया है K। R इज इक्वल टू K H2 का कंसंट्रेशन और Cl2 का कंसंट्रेशन, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इस रिएक्शन का जो प्रैक्टिकल ही नॉलेज हमें ये बताता है, इस रिएक्शन को अगर हम प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली इसके बारे में अगर हम जानते हैं, तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि इस रिएक्शन का जो रेट है, जो अभिक्रिया का वेग है इस रिएक्शन के लिए, वो ना तो H2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और ना ही किसकी कंसंट्रेशन पर, Cl2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है। लेकिन अगर इसी के लिए मैं क्या लिखता हूं, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लिखता हूं, मास एक्शन लॉ लिखता हूं,
तो क्या लिखूंगा, R इज इक्वल टू के, H2 की पावर में 1 और Cl2 की पावर में भी क्या 1। ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, दीर्घानुपाती क्रिया नियम और वेग समीकरण में, कि ये हमने किस पर देखा, प्रैक्टिकली नॉलेज पर बेस्ड है, इसलिए प्रैक्टिकली कंसेप्ट है, तो प्रैक्टिकली नॉलेज के बेसिस पे ही हम इसे लिखेंगे। लेकिन मास एक्शन लॉ क्या है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, सैद्धांतिक अवधारणा है, इसलिए इसे हम जो दिखेगा वो बिकेगा कुल मिला के, ठीक है। दीर्घानुपाती क्रिया नियम में जो दिख रहा है वही लिखना है, लेकिन वेग नियम में हम जो दिख रहा है उसके बेसिस पे नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हमें प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए कि रिएक्शन किन सिचुएशंस में कंडक्ट हो रही है, कैसे हो रही है, कितने पार्टिकल्स, कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों आज हमने 2 न्यूमेरिकल डिस्कस किए, आज हमने साथ में ही वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट डिस्कस किया और एक डिस्कस किया हमने रेट लॉ। ये डिस्कस करना हालांकि अगर एग्जाम की बात करूं तो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे की चीजों को समझने के लिए, न्यूमेरिकल पोर्शन टच करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में इजीली आगे तक बढ़ाएंगी। तो पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।